हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में जटिल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम कठिन वाक्य भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, ये जानने से पहले हमें कुछ और बातें जानना आवश्यक होता है। तो हम पहले उन बातों को जानें, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की बात करते हैं तो एक शब्द आता है क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि वाक्य दो आधार पर होते हैं। पहला आधार अर्थ का है और दूसरा आधार रचना का है। अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार वाले वाक्यों की विशेषता यह होती है कि उनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होना चाहिए, परंतु रचना के आधार वाले वाक्यों में एक से अधिक कर्ता या एक से अधिक क्रिया होना चाहिए। तो जब एक कर्ता एक क्रिया किसी वाक्य में होता है और वह वाक्य रचना के आधार वाले वाक्य का हिस्सा बनता है, तो इसी अर्थ के आधार वाले को रचना के आधार वाले वाक्य में क्लॉज कहते हैं। क्लॉज को हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य क्लॉज 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, हिंदी में इसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित डिपेंडेंट क्लॉज। और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, समानार्थी क्लॉज, समान क्लॉज, बराबर का उपवाक्य। तो 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। अब हम कैसे जानें कि कौन प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सी क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज है? इन तीनों क्लॉजों को जानने के लिए हमें हिंदी ग्रामर की मदद लेनी पड़ेगी, तभी हम अंग्रेजी ग्रामर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्लॉजों को समझने के लिए यहाँ मैंने 3 हिंदी के वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है राम मेरा मित्र है।
दूसरा वाक्य है वह कानपुर जा रहा है, और तीसरा वाक्य है मोहन मेरा मित्र है। यदि हम किसी विद्यार्थी से कहें कि वह घर जा रहा है, तो वह से क्या तात्पर्य है? उसने एक सर्प देखा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि किसने सर्प देखा? ये जो प्रोनाउन है अभी तक अपना अर्थ निश्चित नहीं कर पा रहा है। जब हम कहते हैं वह कानपुर जा रहा है, तो वह कौन है? यदि हम इस सेंटेंस को छिपा लें और फिर आपसे सवाल करें कि वह कानपुर जा रहा है, तो शायद आप वह नहीं बता पाएंगे कि वह कौन है। जैसे हम कहें कि वह आ गया है, तो वह किस व्यक्ति के लिए कहा गया है? अर्थात अभी तक यह सेंटेंस अर्थ को डेफिनिट नहीं कर पा रहा है, निश्चित नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि पहले इस वाक्य को हम कहें और फिर इस वाक्य को कहें, तो स्पष्ट हो जाएगा कि वह शब्द राम के लिए आया है। राम मेरा मित्र है, इस वाक्य का अर्थ डेफिनिट है, इसमें और किसी वाक्य की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसका अर्थ डेफिनिट करने के लिए इस वाक्य का होना जरूरी है। अर्थात यह वाक्य अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपना अर्थ निश्चित करने के लिए इस वाक्य पर निर्भर है। जब कोई वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, तो वो निर्भर उपवाक्य कहलाता है। अंग्रेजी में इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस पर निर्भर है। लेकिन ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। जो वाक्य अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और जो वाक्य अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी वाक्य पर निर्भर होता है, बिना उस वाक्य के अपना अर्थ डेफिनिट नहीं कर पाएगा, तो उस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और जो क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर होती है, उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यहाँ मोहन मेरा मित्र है और राम मेरा मित्र है, दोनों बराबर की क्लॉज है। ये भी प्रिंसिपल क्लॉज हो सकती है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज हो सकती है। जब हम कहेंगे कि मोहन और राम मेरा मित्र है, तो हमने दो सेंटेंस को एक में मिला दिया, दो क्लॉज को हमने एक सेंटेंस में बना दिया। तो दोनों सेंटेंस जो छोटे छोटे क्लॉज के रूप में हैं, बराबर का महत्व रखते हैं। कोई सेंटेंस अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे क्लॉज पे, उपवाक्य पे निर्भर नहीं है। तो जब कोई सेंटेंस अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए निर्भर नहीं होता है और दो वाक्य होते हैं या दो से ज्यादा वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, तो वो सभी वाक्य आपस में कोऑर्डिनेट यानी कि समानार्थी, समान उपवाक्य कह जाते हैं। तो राम मेरा मित्र है और श्याम मेरा मित्र है, दोनों क्लॉज बराबर हैं, इसलिए इन्हें जब दोनों को मिला करके एंड से जोड़ा जाएगा तो दोनों क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज में आएंगे। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि राम मेरा मित्र है
वह कानपुर जा रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जाएगी, क्योंकि अपना अर्थ पूरा करने के लिए इसको इस वाक्य की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं आप क्लॉज जान गए होंगे। अब इसके थोड़ा आगे देखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे कि राम मेरा मित्र है, वह कानपुर जा रहा है, जब इन दोनों क्लॉजों को, इन दोनों उपवाक्यों को मिलाया जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। प्रिंसिपल क्लॉज एवं सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसी प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज एवं कोऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यदि क्लॉजें समान हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। यदि एक क्लॉज प्रिंसिपल है, प्रधान उपवाक्य है, और दूसरी क्लॉज सबऑर्डिनेट उपवाक्य है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अभी आपने क्लॉज के संबंध में जाना। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की और चर्चा करेंगे, ताकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की ओर अग्रसर हों। जैसा कि मैंने कहा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बराबर होता है प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने इसका भी अर्थ जान लिया, इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार का होता है। यहां लिखा हुआ है, पहला प्रकार है नाउन क्लॉज, जिसको हम संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। अर्थात यह उपवाक्य नाउन का कार्य करेगा, नाउन की जगह पर आएगा। जहां कहीं भी नाउन होगा या नाउन के बदले में प्रोनाउन होगा, इस क्लॉज को हम उस प्रोनाउन के बदले में स्थापित कर देंगे, बदले में लिख देंगे। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जब कोई नाउन आएगा, उस नाउन के ठीक बाद एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाता है। जैसे मोहन जो मेरा मित्र है, तो यहां मोहन कहा गया, मोहन के बाद जो शब्द के द्वारा उस सेंटेंस को आगे बढ़ाया गया। मोहन जो मेरा मित्र है आज गांव आ रहा है, तो यहां पर जो मेरा मित्र है ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। तो नाउन के ठीक बाद इसका प्रयोग होता है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो क्लॉज आएगी उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। अब हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज एवं नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो हम बनाने से पहले नाउन क्लॉज की कुछ अनिवार्य बातें, अनिवार्य जानकारी करेंगे। फिर इसके बाद नाउन क्लॉज के द्वारा उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे।
पहली बात तो यह है कि नाउन किसे कहते हैं। सामान्यतया हमारे छात्र ये बताते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, लेकिन यह है परिभाषा द नेम ऑफ जिसमें आया है नाउन की नहीं है, प्रॉपर नाउन की है। और प्रॉपर नाउन नाउन का एक प्रकार है, डाल है, ब्रांच है। तो हमारे छात्र ब्रांच की परिभाषा बताते हैं, पेड़ की परिभाषा नहीं बताते हैं। तो पेड़ की परिभाषा है नाउन इज पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे बॉय, चेयर, पेन, हाउस, रोड, ये आदि सब नाउन हैं। तो ये नाउन की परिभाषा हो गई। नाम का होना आवश्यक नहीं है कि नाम होगा तभी नाउन होगा। जैसे बॉय कोई नाम नहीं है, सड़क कोई नाम नहीं है, पेन कोई नाम नहीं है। तो बिना नाम के जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान होते हैं वो सब नाउन होते हैं। अगला, नाउन को प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रो माने पक्ष, नाउन, नाउन के पक्ष में जो शब्द आएगा उसे प्रो कहेंगे, अर्थात ये शब्द नाउन ही होगा क्योंकि नाउन के पक्ष में आया है, नाउन का रिप्रेजेंटेटिव आया है, प्रतिनिधि आया है, इसलिए नाउन के प्रतिनिधि को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज एवं नाउन क्लॉज दो अलग अलग क्लॉजेज हैं। इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शंस चाहिए, कनेक्टिव वर्ड्स चाहिए। तो ये कनेक्टिव वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? इसमें है दैट, और सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं। इफ भी आता है, वेदर भी आता है, व्हाई, होम आदि सभी जितने इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये नाउन क्लॉज में कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं। जब ये नाउन क्लॉज में कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं तो इनका अर्थ सामान्य प्रश्नवाचक शब्द की भांति नहीं होता है। जब दैट प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को नाउन क्लॉज को जोड़ने का कार्य करता है तो उस समय दैट का अर्थ हिंदी में की होता है। सामान्यतया जब दैट का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो वह, और एडजेक्टिव के रूप में होता है तो भी वह होता है, लेकिन जब कंजंक्शन के रूप में होगा तो इस दैट का अर्थ ये की होगा जिसमें छोटी की मात्रा लगी है। इसी प्रकार सभी प्रश्नवाचक शब्द इनका अर्थ की से प्रारंभ होगा। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सभी का
हिंदी में अर्थ की से प्रारंभ होगा। जैसे यहाँ हमने लिखा है हु। सामान्यतया हु का अर्थ कौन होता है, लेकिन जब यह इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में आता है तब होता है। ये जब इंट्रोगेटिव कंजंक्शन के रूप में आता है, कनेक्टिव वर्ड के रूप में आता है, तब इसका अर्थ कि कौन होगा। जब इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होगा, नाउन क्लॉज के रूप में होगा, तो की कौन होगा। इसी प्रकार से व्हाट का अर्थ की क्या होगा, हाउ का अर्थ की कैसे होगा, वेयर का अर्थ की कहाँ होगा। अर्थात जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे पहले उनमें की लगाया जाएगा और फिर उनका मूल अर्थ निकाला जाएगा। जैसे कि व्हाई, तो व्हाई माने क्यों होता है, तो हम की लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, की क्यों। इसी प्रकार इफ भी होता है। इफ माने यदि होता है, परंतु जब वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तो इफ का अर्थ की क्या होगा और वेदर भी आएगा। वेदर का प्रयोग भी की क्या अर्थ के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन जब ये शब्द कंजंक्शन के रूप में आते हैं, कनेक्टिव वर्ड के रूप में आते हैं, तभी इनका अर्थ की क्या होता है। अदरवाइज यदि वाक्य के प्रारंभ में है या अन्य रूप में है तो इनका अर्थ यदि होगा। केवल नाउन क्लॉज में इनका अर्थ की क्या होगा, अन्य जगहों में इनका अर्थ की क्या नहीं होगा। नाउन क्लॉज की हिंदी में सबसे सटीक पहचान है कि उसका अर्थ की शब्द से शुरू होगी, वो क्लॉज निश्चित रूप से नाउन क्लॉज होगी। यही नाउन क्लॉज की पहचान है। नाउन क्लॉज का प्रयोग इट, दिस, दैट, सो, सच के बदले में किया जाता है। जहां पर इट आएगा, दिस आएगा या दैट आएगा, सो आएगा, सच आएगा, इन शब्दों को हटा करके इनके स्थान पर एक क्लॉज लिख देंगे। क्लॉज का तात्पर्य आप जानते ही हैं कि कर्ता, क्रिया और अन्य शब्द या कर्म। तो इनको हटाकर इनके बदले में पूरा सेंटेंस प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। तो जब सेंटेंस इस प्रोनाउन के बदले में स्थापित हो जाएगा तो कहा जाएगा कि क्लॉज स्थापित नाउन की जगह पर, प्रोनाउन की जगह पर। क्योंकि ये नाउन की जगह पर आएगा और इसकी जगह पर क्लॉज आएगी, तो कहा जाएगा कि क्लॉज नाउन की जगह पर स्थापित की गई, रखी गई। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो अधिक स्पष्ट हो पाएगा। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, आई नो इट। आप देख रहे हैं कि ये दो क्लॉजेज हैं। दो क्लॉजेज क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। दो कर्ता नहीं है या दो क्रिया नहीं है, इसमें भी एक कर्ता एक क्रिया है। एक कर्ता एक क्रिया होना क्लॉज की मुख्य विशेषता है। एक से ज्यादा कर्ता होना, एक से ज्यादा क्रिया होना, वो रचना के आधार वाले वाक्य में होता है, जिसमें वो सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, लेकिन अर्थ के आधार वाला वाक्य नहीं होगा। अर्थ के आधार के वाक्य की एक ही विशेषता है कि एक कर्ता एक क्रिया। मोहन ने अपना काम पूरा कर लिया है, आई नो इट, मैं यह जानता हूं। ये जो यहां पर यह का क्या तात्पर्य है? यह शब्द किसके बराबर है? यदि आप
देखेंगे कि यह का तात्पर्य है मोहन ने अपना काम पूरा कर लिया है। यह बराबर पूरा सेंटेंस है। ये इस पूरे सेंटेंस के लिए इट का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस अपने आप में एक वस्तु है और वस्तु होने के कारण वस्तु को हम इट से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए सेंटेंस, जब हम सेंटेंस कहते हैं तो सभी शब्द आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मोहन आएगा या है जाएगा या कंप्लीटेड आएगा, ये अलग अलग शब्द नहीं, पूरे शब्द जो सेंटेंस में होंगे। सेंटेंस इस बात का प्रतीक है कि शब्दों के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व होगा। तो इट जो आया है वो सेंटेंस के लिए आया है। सेंटेंस एक वस्तु के तहत गिना जाएगा जब नाउन की परिभाषा के अंतर्गत इसका मापन किया जाएगा। नाउन की परिभाषा कहती है कि पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो ये पर्सन होगा, सेंटेंस पर्सन नहीं हो सकता, प्लेस नहीं है, थिंग में आएगा, इसलिए हमने इसको इट से रिप्रेजेंट किया। और इट इज इक्वल टू मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अर्थात इट के बदले में हम नाउन को लिख सकते हैं। नाउन के बदले में प्रोनाउन लिख सकते हैं और प्रोनाउन के बदले में नाउन लिख सकते हैं। तो हम इस प्रोनाउन के बदले में नाउन लिखना चाहते हैं, लेकिन इस नाउन को लिखने से पहले हमको अर्थ के आधार पर एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। तो जब इसका आप अर्थ निकालेंगे, मैं जानता हूं कि मोहन ने अपना काम पूरा कर लिया है, कि शब्द से ये दोनों क्लॉज जुड़ेंगे और की का अर्थ अंग्रेजी में दैट होता है, अर्थात ये वाक्य, ये दोनों क्लॉज दैट से जुड़ेंगे। तो इसके स्थान पर ये सेंटेंस रखा जाएगा। जोड़ने के लिए हम सेंटेंस से पहले दैट लगाएंगे। पहले हम आई नो लिखेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब हमें इसके बदले में ये सेंटेंस लिखना है, लेकिन लिखने से पहले हम एक जोड़ने वाला कनेक्टिव वर्ड लिख लेंगे जो दैट है, की का अर्थ देता है। अब हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बदले में हम ये लिख रहे हैं, इट इक्वल टू मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो हम यही लिख देंगे, मोहन हैज completed his homework। और इस प्रकार से ये नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। फिर से बता दें कि नाउन क्लॉज क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो क्लॉज है, ये जो उपवाक्य है जिसमें एक ही कर्ता है, जिसमें एक ही क्रिया है, इसको हमने कंप्लीट रूप में एक वस्तु माना और वस्तु का रिप्रेजेंटेशन इट से होता है। तो इट एक प्रोनाउन है, इस वाक्य के लिए इट आया तो इट के लिए वाक्य आ सकता है, इसलिए हमने इट के बदले में नाउन लिख दिया, पूरा क्लॉज लिख दिया जो नाउन के रूप में है, इसलिए इसको हमने नाउन क्लॉज का नाम दिया। नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है। ये 5 कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आइए हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहला, नाउन क्लॉज का प्रयोग
कर्ता के रूप में। यदि क्लाज कर्ता की जगह पर होगी तो नाउन क्लाज एज ए सब्जेक्ट होगा, कर्ता के रूप में होगा। यहां हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ही विल कम टुडे, इट इज नॉट सर्टेन। आप देख रहे हैं कि इट आया है, यही प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन हमको देखना होता है। हमने पहले भी बताया है कि इट, दिस, दैट, सो, सच ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, और नाउन ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं जो सेंटेंस के रूप में होगा। पूरा सेंटेंस एक वस्तु होने के कारण नाउन है, और इट जो है ही विल कम टुडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है यहां पर रखा जाएगा, और ये शब्द इस सेंटेंस का कर्ता है। तो इसलिए ये नाउन क्लाज कर्ता के स्थान पर आ रहा है। ये कर्ता है, इसलिए कर्ता के स्थान पर आ रहा है। इसलिए कहा गया है कि नाउन क्लाज का प्रयोग कर्ता के रूप में होगा। जब नाउन क्लाज यहां पर आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंस यहां से यहां तक का स्थान लेगा, और जब यहां तक का स्थान लेगा तो ये सेंटेंस को हमें थोड़ा पीछा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दैट, कि वह आज आएगा तय नहीं है। दैट क्यों लगाया? दैट इसलिए लगाया क्योंकि कंजंक्शन के बिना वाक्य जुड़ते नहीं हैं, इसलिए दैट लगाना पड़ेगा। दैट वहां लगाया जाता है जो क्लास जोड़ी जाती है उससे ठीक पूर्व लगाया जाता है। तो ये क्लास जोड़ी जा रही है, ये क्लास प्रतिस्थापित की जा रही है, इसलिए इसके ठीक पहले लगेगा। ठीक पहले का मतलब दैट लगाएंगे, फिर ही लिखेंगे, विल कम टुडे, और इसके बाद इतना बड़ा सेंटेंस या इतना बड़ा नाउन ये इट की जगह पर आ गया। जैसे 1000 के नोट के यदि 10-10 रुपए की नोटों में परिवर्तन किया जाए तो काफी उनकी संख्या हो जाती है, काफी स्थान घेर लेते हैं। इसी प्रकार ये भी है कि इट देखने में छोटा है लेकिन बड़े नोट की तरह है, और जब इसको छोटा किया गया तो कई शब्द उसमें आ गए, और इस तरह से बन गया दैट ही विल कम टुडे। यहां तक इसके बदले में ये सेंटेंस हो गया। अब हम कामा लगा के यहां से उतार देंगे, इज नॉट सर्टेन। इस प्रकार से नाउन क्लाज का प्रयोग कर्ता के रूप में किया गया। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे कर्म के रूप में। नाउन क्लाज का प्रयोग कर्म के रूप में कैसे होता है? हमने उदाहरण में लिखा है, द मार्केट इज क्लोज्ड ऑन संडे। बाजार रविवार को बंद रहता है। आई नो इट। या आप देख रहे हैं कि इट शब्द प्रोनाउन है और इसी के लिए आया है, बाजार रविवार को बंद रहता है। यह का मतलब बाजार रविवार को बंद रहता है। तो इस शब्द के बदले में हमें ये पूरा क्लाज लिखना है, द मार्केट इज क्लोज्ड ऑन संडे। और ये शब्द आप देख रहे हैं कि जो इट लिखा है ये नो शब्द का ऑब्जेक्ट है, कर्म है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो नाउन क्लाज है ये कर्म के रूप में आया है, ये नो का कर्म है। और इसलिए क्लाज, जब कोई क्लाज किसी वर्ब के बाद लिखी जाएगी, ठीक बाद लिखी जाएगी, तो वो क्लाज ऑब्जेक्ट के रूप में कही जाती है, प्रयोग की हुई मानी जाती है।
और इसलिए ये कर्म के रूप में है। इसको हम लिखेंगे आई नो दैट लगाएंगे, इट हटेगा और जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे और शेष वाक्य को, शेष क्लाज को, पहले क्लाज को हम उतार देंगे। द मार्केट इज क्लोज्ड ऑन संडे। इस प्रकार से हमने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बना लिया। अब हम इसका तीसरा यूज देखेंगे कि तीसरा किस प्रकार से नाउन क्लॉज का प्रयोग होता है। तीसरा प्रयोग है वी वर्ब के पूरक के रूप में। पहले तो आपको वी वर्ब जानना चाहिए। आपको बार बार बताया गया है कि बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। पूरक का मतलब है पूरा करना, अर्थ को पूरा करना। अर्थ को पूरा कैसे किया जाता है? जैसे आप कहें कि मैंने उसको बना दिया, तो क्या हिंदी का यह वाक्य अर्थ डेफिनेट दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है? जब आप कहते हैं बना दिया, तो क्या बना दिया? अर्थात अभी ये इस वाक्य में किसी ऐसे शब्द की आवश्यकता है जो इसके अर्थ को पूरा करे। तो मैंने उसको मॉनिटर बना दिया, मंत्री बना दिया, मुर्गा बना दिया। तो मिनिस्टर, मंत्री, मुर्गा, ये जो भी शब्द होगा वही शब्द मैंने बना दिया कि अर्थ को पूरा करेगा। तो जो शब्द किसी के अर्थ को पूरा करेगा उसे हम पूरक कहेंगे। यहां पूरक बी वर्ब के पूरक के रूप में है, अर्थात बी वर्ब के बाद जो क्लॉज आएगी, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जो क्लॉज आएगी उसको हम बी वर्ब के पूरक के रूप में नाउन क्लॉज कहेंगे। यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। वह सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन। यहां पर दिस और द रीजन ये नाउन है, ये इसका प्रोनाउन है। यानी कि ये शब्द और ये शब्द दोनों एक ही हैं, बस यहां पर ये नाउन के रूप में आ गया है और यही शब्द यहां पे प्रोनाउन के रूप में आ गया है। तो हम जब नाउन प्रोनाउन की बात आती है तो हम नाउन को पहले प्राथमिकता देंगे। अर्थात ये शब्द यहां लिखा जा सकता है तो हम लिखेंगे द रीजन इज। ये शब्द हमने यहां लिख लिया और इज आ गया, इज लिख गया। अब हमने बताया है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग इट, दिस, दैट, दीज, दोज, सो, सच के बदले में होता है। अर्थात इसके बदले में हम पूरी क्लॉज का प्रयोग करेंगे। दिस इज इक्वल टू ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, इसके बराबर है। इसलिए हम दिस हटा करके क्लॉज लिखेंगे, क्योंकि ये शब्द पूरे सेंटेंस के बराबर है, क्लॉज के बराबर है। तो हम ये क्लॉज लिखेंगे। क्लॉज लिखने से पहले दैट लगा देंगे, क्योंकि बिना जोड़े हुए शब्द
वाक्य जुड़ेगा नहीं, तो हमने दैट लगा दिया और फिर ये सेंटेंस लिख देंगे, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्लाज यहां पर आई, दैट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ये इज के बाद आई और इज एक बी वर्ब है। जो क्लाज, जब क्लाज बी वर्ब के बाद आती है तो उसे कहा जाता है बी वर्ब के पूरक के रूप में नाउन क्लाज का प्रयोग। नाउन क्लाज इसलिए है क्योंकि दिस नामक शब्द के बदले में आई, प्रोनाउन के बदले में आई। प्रोनाउन इज अ काइंड ऑफ नाउन, इसलिए दिस के बदले में पूरी क्लाज आई। तो ये क्लाज हमारी नाउन है, पूरी यहां से लेकर यहां तक। इसलिए कहा गया कि बी वर्ब के पूरक के रूप में नाउन क्लाज का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया। अब हम चौथा प्रकार देखेंगे। चौथा प्रकार है प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में नाउन क्लाज का प्रयोग। नाउन क्लाज का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ट्रूथ ऑलवेज विंस, वन शुड बिलीव इन इट। आप देख रहे हैं कि इट आया है, जो जाहिर सी बात है कि इस सेंटेंस के लिए आया होगा, इस क्लाज के लिए आया होगा। सेंटेंस कभी कभी हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि अर्थ के आधार पर यह सेंटेंस होगा और रचना के आधार पर यह क्लाज बन जाएगा। तो इसके लिए आया है, इस क्लाज के लिए आया है। और इस क्लाज से पहले, इट से पहले एक प्रीपोजिशन आया है। इट के स्थान पर ये क्लाज आएगी और उससे पहले एक प्रीपोजिशन है। तो कहा जाता है कि नाउन क्लाज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये इट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इसलिए यहां क्लाज आ जाएगी। तो कहा जाएगा कि क्लाज प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में आई है। इसको हम लिखेंगे, वन शुड बिलीव इन दैट ट्रूथ ऑलवेज विंस। यहां आप देख रहे हैं कि ये क्लाज जो आई वो प्रीपोजिशन के बाद आई, इसलिए कहा गया कि क्लाज का प्रयोग, नाउन क्लाज का प्रयोग प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में हुआ। और पांचवा प्रकार हम देखेंगे, केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन का अर्थ हमने सिंपल सेंटेंस बनाते समय अपनी वीडियो में बताया था कि केस माने कारक, एपोजिशन का मतलब बगल में, साइड बाय साइड। अर्थात परिचय बताने वाला नाउन या क्लाज जब किसी नाउन की बगल में रख दिया जाता है तो उस क्लाज को या उस नाउन को केस इन एपोजिशन कहा जाता है। यहां हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। आप देख रहे हैं कि दिस न्यूज इज इक्वल टू इंडिया हैज लॉस्ट द मैच बराबर है। न्यूज क्या है? भारत मैच हार गया है। तो ये शब्द इस पूरे क्लाज के बराबर है। तो क्यों ना हम इस शब्द के बगल में साइड बाय साइड ये क्लाज रख दें, तो
ये केस इन ए पोजीशन बन जाए तो हम लिखेंगे दिस न्यूज। अब हम ये क्लाज यहां पर बगल में लिखेंगे एपोजिशन के रूप में, और लिखने से पहले दैट लगा लेंगे। दैट इंडिया हैज लास्ट द मैच ये हमने पूरी क्लास लिख ली। अभी यहां से हमारा वर्ब बाकी था तो हम कामा लगा करके वर्ब से लिखेंगे और नॉट ट्रू लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस न्यूज के बगल में ये क्लाज लिख दी गई, यहां तक क्लाज है। और जब कोई क्लाज या नाउन किसी दूसरे नाउन की बगल में लिख जाती है परिचय बताने के कारण, जानकारी देने के कारण, वैसी स्थिति में उस क्लाज को, उस नाउन को हम केस इन एपोजिशन कहते हैं। तो पांचवा प्रकार हमारा केस इन एपोजिशन का है, जिसे हमने नाउन क्लाज के रूप में प्रयोग किया। संक्षेप में सारांश के रूप में ये बताना चाहूंगा कि नाउन क्लाज की सबसे बड़ी हिंदी में पहचान होती है कि जोड़ने वाले शब्द का अर्थ की से प्रारंभ होना चाहिए। कि कैसे, कि कहाँ, कि क्यों, कि कब, इस प्रकार से यदि जोड़ने वाला शब्द इन अर्थों से प्रारंभ होता है तो बाद वाली क्लास जिसमें की क्या होता है, की शब्द से अर्थ निकलता है, 100% नाउन क्लाज होगी। और मैं समझता हूं कि आपने नाउन क्लाज समझने की कोशिश की होगी। यहाँ हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि हम अधिक से अधिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकें। यह हमने सेपरेट करके 2 छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं। हु आर यू, टेल मी। आप कौन हैं, मुझे बताइए। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा नाउन नहीं आया है जिसके बदले में हम इस सेंटेंस को रिप्लेस कर पाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? यदि आप इस सेंटेंस को संशोधन करके पढ़ेंगे तो ये बनेगा टेल मी इट, अर्थात इसमें कर्म छिपा हुआ है। आप जानते हैं कि ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है और इसमें कर्म होगा अवश्य। एक कर्म तो है यहां पे और एक कर्म और निकल रहा है, टेल मी इट, अर्थात यहां पर जो इट छिपा हुआ है हम अपनी सुविधा के लिए मन ही मन मान सकते हैं और इट आ गया। अब इस इट के बदले में, क्योंकि इट आया इसके लिए, यह अर्थात आप कौन हैं इसके लिए आया, तो इसी क्लाज को हम इट के बदले में रिप्लेस कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि इस क्लाज में इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो अलग से कनेक्टिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में वाक्य के बीच में आने पर खुद कंजंक्शन का, कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। तो यहां हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल क्लाज बन रहा है, तो आएगा टेल मी, इट हटेगा और ये शब्द आ जाएगा हु। अब इसने जोड़ने का काम करना शुरू कर दिया। इसका अर्थ था आप कौन हैं। अब इसका हो जाएगा
कि आपको, कि कौन होगा। यहां आर यू लिखा है तो यू आर लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस क्लॉज अफर्मेटिव बन जाएगी। तो इस तरह से हो गया, टेल मी, मुझे बताएं कि आप कौन हैं। यहां की और कौन का अर्थ निकलता है। इससे केवल कौन का अर्थ निकल रहा था, इससे अर्थ निकलता है कि कौन है। और इस प्रकार ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आकर दोनों क्लाजों को, एक इस क्लाज को और एक इस क्लाज को जोड़ने का काम कर रहा है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। डू यू नो इट, वेयर हैव यू लास्ट द बुक। यहां स्पष्ट है कि इट आया है, इसी के बदले में ये क्लाज रखी जाएगी। कभी कभी जब इट, दिस, सो, सच नहीं होता तो हम उसको बना लेते हैं, क्योंकि वो छिपा रहता है और उसको इसलिए बना लेते हैं कि छिपा है। यहां देखेंगे यहां तो स्पष्ट है, इसलिए इसके बदले में ये क्लाज केवल रिप्लेस करना है और इस इंट्रोगेटिव क्लाज को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, बस इतना करना है। तो लिखेंगे डू यू नो इट हटेगा और जोड़ने वाला शब्द वेयर आ जाएगा, जो अभी इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब ये वेयर पहले इसका अर्थ था कि कहाँ, अब यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा कि कहाँ। वाक्य को हम सीधा करेंगे, असर्टिव बनाएंगे। तो पहले यू लिखेंगे, यू हैव, और लास्ट द बुक। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा, क्या आप जानते हैं कि, इसी से क्या निकलेगा, आपने कहाँ पुस्तक खोई है, कि कहाँ। यहां से कहाँ था, यहां पर अर्थ इसका है कि कहाँ। और कि कहाँ, की से अर्थ निकलने वाला, जोड़ने वाला शब्द ही नाउन क्लाज की मुख्य पहचान है। यहां एक और सेंटेंस देखेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज ट्रू। ये विस्मयबोधक वाक्य है। पहले हम इसको असर्टिव बदलेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका असर्टिव सेंटेंस बनेगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। क्या बनेगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो ये सब्जेक्ट बनेगा, ये वर्ब बन जाएगा और ये सभी शब्द कर्म बन जाएंगे। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। और ये दूसरी क्लाज है। ये जो सब्जेक्ट है ये पूरी क्लाज के लिए आया है, अर्थात ये क्लाज सेंटेंस इसी के बदले में रखा जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा दैट लगाएंगे, क्योंकि असर्टिव बनाने पर दैट ही आएगा। यहां पे दैट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन इज ट्रू। यहां से हमने लिख दिया इज ट्रू, कि यह बहुत खूबसूरत दृश्य है, सही है। इस प्रकार से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करके पहले हमने उसको असर्टिव सेंटेंस बनाया। असर्टिव सेंटेंस इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन बनेगा
और जब असर्टिव सेंटेंस बन गया तब हमने असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव को इसके स्थान पर, इट के स्थान पर रिप्लेस किया। तो रिप्लेस करने से पहले हमने दैट जोड़ लिया और इसका नाउन क्लॉज का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट रूप में था। अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे। विल सी गो टू कॉलेज टुडे, डू यू नो इट। यहां पर आया है इट, इसका मतलब ये सेंटेंस यहीं पर आएगा। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। डू यू नो, ये सेंटेंस विल से शुरू है, सहायक क्रिया से शुरू है, इसलिए इफ का या वेदर का प्रयोग होगा। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड होता तो हमें इफ और वेदर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू नहीं है, सहायक क्रिया से शुरू है, इसलिए हमें इफ लाना पड़ेगा। तो हमने इफ लिख लिया, या वेदर भी लिखा जा सकता है। इफ और वेदर में वेदर ज्यादा बेहतर माना जाता है। और यहां पर इसका अर्थ यदि नहीं होगा कि क्या होगा। फिर हम दूसरी क्लॉज लिखेंगे, सी विल गो टू कॉलेज टुडे। इस प्रकार से इफ का अर्थ यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि क्या वह आज स्कूल जाएगी। कि क्या, यदि अर्थ नहीं। और कि जब निकल आएगा इसका मतलब ये वाला सेंटेंस क्लॉज नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये इट के प्रोनाउन के जो नाउन का रिप्रेजेंटेशन करता है के बदले में आया है। अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे। God is everywhere, so is believed। ईश्वर सब जगह है, ऐसा विश्वास किया जाता है। ये सो के बदले में ऐसा किसके लिए है? ईश्वर सब जगह है। ये शब्द इसके लिए आया है, इस पूरी क्लॉज के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये पूरी क्लॉज इसके बदले में आएगा, ये शब्द हटेगा और ये क्लॉज लिख जाएगी। क्लॉज लिखने से पहले हम दैट लगा देंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव है। तो हम लिखेंगे दैट गॉड इज एवरीवेयर, कामा लगा देंगे, इज बिलीव्ड। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज करके सीखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। थैंक यू।